शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल और प्रोग्राम है मिसाल बेमिसाल। और इस प्रोग्राम में आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं ओखलकांडा नैनीताल के प्रगतिशील युवा कृषक मनमोहन सिंह मेहरा। और इनसे बात की उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा विभाग से डॉक्टर गोपाल दत्त और वाणिज्य विभाग से डॉक्टर गगन सिंह ने। और इनकी बातचीत का जो विषय रहा वो रहा कृषि उद्यमिता यानी कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है और किस तरीके की इसकी जो प्रासंगिकता वर्तमान समय में है, इस विषय पर ये पूरी बातचीत रही। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्री एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है और हमारे प्रदेश में किस तरीके की संभावनाएं इस क्षेत्र में लोगों के लिए आने वाले समय में उपलब्ध हो सकती हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी हैं और सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वोकेशनल स्टडीज़ में कार्यरत हूं। हमारे साथ डॉक्टर गगन सिंह हैं। आप वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और हमारे साथ मेहमान के तौर पर मनमोहन सिंह मेहरा, जो कि एक युवा पेशेवर कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। आप ओखलकांडा नैनीताल के निवासी हैं और एक युवा होने के नाते आपके अंदर भी इस तरह की एक सोच है कि किस तरीके से हम लोग कृषि को एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर शुरू कर सकते हैं। विशेषकर युवाओं में इस तरह की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं गगन जी से। गगन जी, क्या आप समझते हैं किस तरीके से हम लोग जो कृषि आधारित उद्यमिता है, चूँकि ये पुराने समय में भी हम सभी के लिए, विशेषकर पहाड़ की मैं बात करूं, एक मजबूत उद्यमिता का एक माध्यम रहा है, लेकिन धीरे धीरे पलायन की चपेट में आने की वजह से जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं या कृषि आधारित जो जीविका का माध्यम है वो लगातार संकट में पड़ते जा रहा है। और इसका जो प्रतिफल है वो ये है कि पहाड़ से लगातार पलायन जारी है। आपके क्या विचार हैं इस बातचीत पर? हम आपका स्वागत करते हैं और अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि आप भी इस बातचीत का आनंद लीजिए और आप भी इसमें प्रतिभाग कीजिए। धन्यवाद गोपाल जी। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कृषि उद्यमिता के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि कृषि उद्यमिता जैसा शब्द जो आज की डेट में ये प्रचलन में है, ये कोई नया शब्द नहीं है, बहुत पुराने समय से है। नए नए तरीके से इसको हम उपयोग में ला रहे हैं। कृषि हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों में जो जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी 80% से ज़्यादा जनता गाँव में रहती है और गाँव में जो रोजगार का मुख्य साधन प्राचीन समय से लेके अब तक रहा है वो हमारा कृषि है। हमारे पूर्वज इसी कृषि आधारित कार्य को करते हुए अपनी जीविका उपार्जन करते थे और अपना पालन पोषण करते थे और कभी भी ऐसा उनको महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ की उनको कमी है। लेकिन बदलते समय के साथ ऐसा हमको देखने को आया कि लोग अपने उस रोजगार के संसाधन जिसके ऊपर उनकी जीविका चलती थी उनको छोड़ने को मजबूर हो गए। तो उसके पीछे हम किसी के ऊपर अगर दोषारोपण ना करें, उसके लिए बहुत हद तक हमारा अपना जो रहन सहन का तरीका है या जो जिसको हम आधुनिकता के बात करते हैं, उसके कारण हम धीरे धीरे कृषि से दूर चलते गए। परिणाम ये हुआ कि पहाड़ों से पलायन शुरू हो गया। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हम उस अपनी संस्कृति को जो कृषि आधारित थी उस कल्चर को कैसे दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। बहुत लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उनका मानना ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब वर्षा जो है समय पे नहीं होती, इसी कारण कृषि की उर्वरता जो है वो उतनी पैदावार नहीं हो रही है खेतों से, जिनके कारण हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते कि कृषि जो भारत के जो अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की तरह काम करता है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमें अपने इस पूर्वजों से मिली हुई विरासत को बचा के रखना है
और हमें आज के समय में जितनी भी आधुनिक तकनीक हमें उपलब्ध हो रही है उनका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें युवाओं को इस तरफ आकर्षित करना, उनको बताना है कि कृषि एक ऐसा माध्यम है जो उनकी जीविकोपार्जन का एक साधन बन सकता है और वो जहाँ पे उनका निवास है वो वहीं से वो रह के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अपने दूसरे कार्य कर सकते हैं। इसलिए कृषि उद्यमिता की आज की समय में बहुत ही प्रासंगिकता है मेरे हिसाब से, और हमें इसके लिए जितना भी आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके, चाहे वो पैदावार को बढ़ाने के लिए हो या फिर कृषि के नए संसाधनों का उपयोग करने का हो, वो हमको उनको जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो महिलाओं हो चाहे वो युवा हो, क्योंकि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कृषि को आगे बढ़ाने में। बहुत ही बेहतरीन आपने कृषि उद्यमिता को लेकर के जो आपने अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए एक अच्छा संदर्भ साबित होगा। और हम इसी संदर्भ में अपने साथी जो हमारे साथ मनमोहन जी हैं, क्योंकि आप इस तरह का कुछ प्रयास पहाड़ पर उखलकांडा में एक जगह पड़ता है कटना, वहाँ पर ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों को संक्षिप्त रूप में हम आपसे जानेंगे ताकि हमारे श्रोता भी ये बात समझ सकें कि अगर आप कुछ बहुत प्रयास करते हैं, वो कुछ बहुत फलदायी भी होते हैं, वो आपको कुछ न कुछ रिजल्ट देते हैं। तो जिस जगह पर आपने अपना उद्यमिता का सोचा, वहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है और कृषि के लिए सबसे प्राइमरी आवश्यकताओं में जो प्रमुख आवश्यकता है वो है जल। जब आपके पास प्रचुर मात्रा में जल होगा तभी आप पैदावार के बारे में कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर आपने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया, अपना कृषि से संबंधित जो उद्यमिता का आपने प्रयास किया, तो वहाँ पर जल एक बहुत बड़ी समस्या था, पानी था ही नहीं। क्योंकि अमूमन अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, जो बड़ी समस्या है वो है सिंचाई के लिए उपलब्ध जल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा पहाड़ का जो स्थितियां हैं वहाँ विकराल हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से आपने ये यात्रा शुरू करी और कब शुरू करी, ताकि हमारे श्रोता भी इससे कुछ लाभान्वित हो सकें और इस बातचीत का कोई सार्थक पहल हमारे और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद महोदय। जैसा कि इस कृषि उद्यमिता के बारे में ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआती तौर पर जब मैंने 12वीं पास करी थी, तो आर्मी की जब पहली भर्ती थी मेरी 2016 में, तो वहाँ मेडिकल अनफिट था मैं। तो फिर उसके बाद 2017 के मार्च के महीने में एक प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू के लिए मैं गया तो हरिद्वार पे। तो वहाँ क्या था कि वहाँ का जो रहन सहन था, वातावरण था, खान पान था, सब कुछ तो मुझे वो भाया नहीं। तो उसके पश्चात मैं जब गांव लौटा तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि पहाड़ पे, जिससे यहाँ का जो स्वरोजगार है और यहाँ की जो कृषि है वो उसको कुछ ऐसा डेवलप करें कि जिससे आने वाले समय में गांव में और आसपास के क्षेत्र में वो एक मिसाल कायम हो, कि जिससे और भी जो युवा हैं जो नौकरी की तरफ जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, वो गांव की तरफ आ जाएं। तो इसी दौर पर मैंने काम शुरू किया। तो सर्वप्रथम मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद मैंने मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने काम वहाँ से शुरू किया। तो उसके बाद जब मुझे दिक्कत आई, सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, केवल वर्षा आधारित जो कृषि थी वही हो रही थी। तो उसके पश्चात एक बहुत पुराना कुआं हुआ करता था जो कई सालों से बंद रहा, तो हमने 2018 के फर्स्ट पे फिर उसकी मरम्मत कराई। फिर दिक्कत आई हमारे पास कि कुएं पे तो बार बार हम पानी निकाल नहीं सकते, तो पानी को स्टोर कैसे करें। अगर हम उसी को बड़े सीमेंटेड टैंकों में स्टोर करते हैं तो सीमेंटेड टैंक बनाने की जो लागत थी वो लगभग 2 से 3 लाख के बीच में थी। तो इतना बजट हमारे पास नहीं था। तो उस दौरान फिर हमने कुछ कृषि के जो इंजीनियर हैं उनसे सहायता ली। तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि कुछ कच्चे तालाब खोदिए और उसमें प्लास्टिक बिछाकर पानी को स्टोर करें। तो हमने शुरुआत वहाँ से करी। फिर हमने लगभग 50,000 लीटर क्षमता के 2 टैंक बनाए। तो उसमें एक हमने कच्चा छोड़ दिया था, दूसरा हमने पॉलीलाइन बना दिया। जिससे हुआ क्या कि जब हमारा पानी पॉलीलाइन पे स्टोर होता था, जब ओवरफ्लो होता था तो वो कच्चे टैंक पे जाता था जो ठीक उस कुएं के ऊपर साइड में था। जिससे होता क्या था कि जो ओवरफ्लो होने के बाद कच्चे तालाब में जब पानी जाता था तो वही पानी फिर नीचे कुएं को रिचार्ज करता था, जिससे जो हमारा कुआं है वो लगभग वर्ष भर पानी देता था। तो इस तरीके से हमने सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस तरीके और भी कई हमने टैंक अलग बंजर जमीन पर खोद दिए, जिससे कि जो बारिश का पानी पहाड़ों में बरसात के दौरान बह जाता है व्यर्थ ही,
तो वो छोटे छोटे ट्रेंचों में, छोटे छोटे तालाबों में इकट्ठा होकर के वो कुएं को रिचार्ज करता था। बहुत अच्छा आपने ये प्रयास किया और इस प्रयास की जरूर सराहना होनी चाहिए। आप थोड़ा सा इस बात पर भी हमारे श्रोताओं के साथ अपना अनुभव साझा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास करना चाहे, जैसे पहाड़ में अभी एक बहुत डिमांड है, आप लोग सुन भी रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा प्रचलन में शब्द है, जैविक खेती, जो कि एक तरीके से शहरी जीवन यापन में तड़क भड़क तो खूब सारी है, लेकिन हमारा खान पान बहुत दोयम दर्जे का है। हम आधे से ज़्यादा ये समझिए कि रसायन जो है अपने भोजन में प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन के प्रति सचेत रहना है, भविष्य के प्रति सचेत रहना है, तो हमारा जो खान पान है वो शुद्ध हो। शुद्ध होने की शर्त यह है कि उसकी पैदावार से लेकर के हमें ध्यान देना होगा किस तरह के परिवेश में हम खेती कर रहे हैं। तो जिसके लिए जैविक खेती, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं, बहुत प्रचलन में है। इसका सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि आप जो पैदावार कर रहे हैं उसमें रसायनों का प्रयोग कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। बिल्कुल। तो क्या अगर हम जैविक फार्मिंग की बात करें या हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, तो क्या इस तरह का कोई प्रयास हमारे पहाड़ पर हमारे पलायन को ब्रेक कर सकता है, रोक सकता है? क्या हमारे लोगों को आज की जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी पूर्ति में सहायक हो सकता है? इस पर गगन जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने जैविक खेती की बात करी कि हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी एक मजबूरी है लोगों की पहाड़ से प्लेन की तरफ पलायन करने की, या जहाँ पे रोजगार के साधन उसको उपलब्ध है वहाँ पे वो जाके काम करें। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वो रहने लगता है, जैसे हमारे मनमोहन जी ने बताया कि जब वो अपना गांव का परिवेश छोड़ के शहरी परिवेश में गए तो वहाँ का वातावरण उनको अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने वहाँ से एक निर्णय लिया कि मैं यहाँ पे काम ना करके वापस अपने वहीं जाऊँ जहाँ पे मेरा मूल निवास है, वहाँ पे काम करूँ। लेकिन बहुत सारे अभी भी युवा ऐसे हैं जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी काम के लिए गए हैं, लेकिन अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे। तो उनकी मजबूरी है कि वहाँ रह के वो उसी तरह के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसा भोजन उनको मिल पा रहा है वो ले रहे हैं। कारण ये हो रहा है कि कुछ सालों के बाद उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम पहाड़ों की बात करें, जहाँ पे वातावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, पानी उसको शुद्ध मिलता है, अगर इस तरह की खेती को वहाँ बढ़ावा दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा आर्थिक साधन के रूप में काम कर सकती है, अगर सरकार की तरफ से भी सुविधाएं दी जाएं, जो मिनिमम रिक्वायर सुविधाएं हैं अगर वो दी जाएं। व्यक्तिगत प्रयास तो आदमी कर ही रहा, जैसे इन्होंने बताया कि पानी की सुविधा नहीं थी तो इन्होंने कुएं खोदे, जो प्रयास एक व्यक्ति या सामूहिक तौर पे कर सकता है। लेकिन मुझे सरकार से भी हमारा निवेदन है कि आर्थिक सहायता जितनी सरकार के द्वारा एक गांव को दी जानी चाहिए और उसका अमली जामा पहनावा अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन कागजों में न रह के वो नीतियां सही मायने में गाँव में क्रियान्वित हो, ताकि लोगों को रोजगार उनके द्वार पे मिले और जिसके कारण वो पलायन की तरफ अपना रुख ना करें। जी। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन सरकार से ये है कि एक कृषि के लिए जो आज की डेट में आधुनिक जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है, उसका फायदा ग्रामीण लोगों को मिले, उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए और वो जितनी भी नीतियां सरकार बनाती हैं वो नीतियां सही मायने में ग्राउंड पे उनका इम्प्लीमेंटेशन, वो क्रियान्वयन वो हो सके, अंतिम व्यक्ति तक वो बातें पहुंचे। मनमोहन जी, क्या ऐसा है कि सरकार के तमाम विभाग हैं, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है और जिला उद्योग केंद्र है, ऐसे तमाम सारे जो है माध्यम हैं, तो क्या इन विभागों में लोगों के लिए ऐसी कुछ नीतियां या योजनाएं जिनसे कि हमारे लोग लाभान्वित हो सकें? क्या ऐसा कुछ है? जैसे हम ठंडे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर कहा जाता है कि सेब का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और हम बात करें कि जहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग कह सकते हैं जिसमें अमूमन तरह तरह के चीज़ों को हम पैदा कर सकते हैं, उनकी पैदावार हो सकती है, क्या ऐसी कोई नीतियाँ या योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं? हमारे श्रोताओं को क्या हम संक्षिप्त रूप में ऐसा कुछ बता सकते हैं? जैसे पॉली हाउस की मैं देखता हूँ कई जगह डिमांड लोगों को रहती है, फूलों की खेती के लिए लोग प्रयास करते हैं, क्या ऐसे कुछ योजनाएं ताकि हमारे लोग, हमारे श्रोता भी इस बात को समझ पाएं और वो अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं? और ऐसा भी हमें अपने श्रोताओं को साझा करना होगा कि अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो इस संबंध में आप कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा जो सरकारी योजनाएं हैं वो वाकई हैं या क्या हैं, वो किस विभाग से संबंधित हैं। तो जरूर है, जो अगर जो व्यक्ति करने वाला है तो सरकार की योजनाएं और सरकार पूरे उसके समर्थन में है। तो चाहे वो टैंक बनाने के लिए विषय पर बात हो, या फिर पॉली हाउस के लिए हो, या फिर हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन के लिए हो, तो इस तरीके से मछली पालन है और इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। हर डिपार्टमेंट हर किसी चीज पे काफी अच्छी छूट इस पे देता है। जैसे हम बात करें अच्छा, सब्सिडी भी इनमें मिलती है? बिल्कुल। अच्छा, सब्सिडी कितने से कितने तक मिलती है, कुछ ध्यान है? कितने परसेंट अंदाजन? बिल्कुल, जैसे हम हाई डेंसिटी एप्पल पर बात करते हैं तो जो सेब की सघन बागवानी है, तो इस पर क्या है, अभी पहले ये केवल 15 नाली 20 नाली के लिए हुआ करती थी। अभी जब छोटी जोत को देखते हुए इसको 2 नाली से शुरू कर दिया गया है। बहुत अच्छा। इसमें 80% सब्सिडी है। वाह। सेब में चाहे आप 2 नाली पे लगाएं या फिर 10 नाली पे लगाएं। इसमें क्या, जो इसका हाइट सघन बागवानी है सेब की, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें दूसरे से तीसरे साल से ही प्रोडक्शन निकलना शुरू हो जाता है, जिससे किसान की जो आजीविका है वो जल्दी शुरू हो जाती है। और इसी तरह इसी कड़ी में जैसे हम संरक्षित खेती की बात करते हैं, या खासकर जो ठंडे क्षेत्र के किसान हैं उनको पॉली हाउस पे भी 80% सब्सिडी है। अगर वो 500 वर्ग मीटर तक एरिया का पॉली हाउस लगाते तो उसमें 80% की सब्सिडी मिलती है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर कोई किसान, कोई युवा, कोई उद्यमी, जो हम पहाड़ पर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, वो सघन बागवानी एप्पल के क्षेत्र में सेब के लिए करना चाहता है, उसके पास 2 से 4 नाली की जमीन है, या 10 नाली है, या 2 नाली है, तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए ताकि वो इन योजनाओं को समझ पाए और इनका लाभ लेने का मन बना पाए? इसके लिए सर्वप्रथम हम देखा जाए तो न्याय पंचायत क्षेत्र में एक जिला उद्यान केंद्र होता है, जो उद्यान सचल दल केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जो भी कागज जो भी लगते हैं उस पर वो सारी चीजें वहाँ से पता लग जाएंगी। अच्छा। तो साथ में उसके बाद जब सारे कागज बनने के बाद वो चले जाता है जिला उद्यान केंद्र में, भीमताल आ जाएगा। जैसे नैनीताल की बात करें। अच्छा, नैनीताल का जिला उद्यान केंद्र भीमताल में? हाँ, विकास भवन जी। बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो लगभग 1 साल के अंदर अंदर ही वो अप्रूव हो जाता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1 साल बहुत लंबा समय नहीं है? उस पर टाइम लगता है, क्योंकि शुरुआत में कई कागज पहले बनाने पड़ते हैं। उसमें पटवारी के भी कुछ कागज बनते हैं, जिला उद्यान केंद्र से भी बनते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो पॉली हाउस के लिए इच्छुक है जी, वो चाहता है कि वो इस संबंध में कुछ अपना रोजगार करे जी, तब कहाँ संपर्क करे? उसके लिए भी जिला उद्यान पे ही बात करनी है। तो उसमें पॉली हाउस के लिए कम से कम 200 वर्ग मीटर का बनाना चाहिए, ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि जो फर्में हैं जो आती हैं वो छोटे पॉली हाउस के लिए गाँव में नहीं आती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह की कहने का आशय यह है कि तमाम सारी योजनाएं तमाम सारे विभागों के द्वारा दी जा रही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी के अभाव के कारण भी हम लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो आज की इस चर्चा में काफ़ी सारी जानकारियां हमारे जो है श्रोताओं के लिए हमारे साथियों ने, डॉक्टर गगन जी ने, श्री मनमोहन जी ने हमारे श्रोताओं को साझा की हैं। तो चलते चलते इस कार्यक्रम के अंतिम सफ़र में हम एक छोटा सा कमेंट आप दोनों से लेना चाहेंगे कि हमारे पास युवाओं के लिए क्या संदेश है, वो किस तरीके से अपने पहाड़ को, अपनी, कहा जाता ना कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आते, तो क्या यही होता रहेगा आगे को भी, या इसमें आने वाले समय में कुछ हम सबके मिले जुले प्रयासों से क्या हम इस कहावत में कुछ बदलाव लाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कुछ संदेश कि किस तरीके से हम अपने इस एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को, कृषि आधारित उद्यमिता को और मजबूत करें और बेहतर करें, अपने पहाड़ को खाली होने से बचाएं। आपका संदेश हमारे युवाओं के लिए? सबसे पहले मैं बात करूंगा, युवाओं को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है पहाड़ के प्रति और खेतों के प्रति। तो उसके बाद जो मेरा अपना अनुभव है, हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ही जाना पड़ेगा, जिससे कि सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम खुद अच्छा भोजन ग्रहण करें और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन बचता है उसको हम फिर मार्केट करके उसको एक अच्छे से व्यवसाय के तौर पर हम उसे खड़ा कर सकते हैं। अब मैं गोपाल जी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी एक अपना अनुभव है एक फील्ड में, वो भी पहाड़ से संबंध रखते हैं।
और जिस विषय को यूनिवर्सिटी में डील करते हैं वो भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ये कृषि आधारित उद्योग हैं, जो पुराने समय में हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह था हमारे इकोनॉमी के लिए या हमारी जीविका के साधन के लिए, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा उनकी तरफ से कि कृषि आधारित उद्योग जो आज की डेट में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन समय में थे, और किस तरह युवा इससे जुड़ सकते हैं और कैसे वो लाभ ले सकते हैं? गोपाल जी। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने साझा कर दी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है कहने को, लेकिन चूंकि हमारे अंदर भी एक पीड़ा है कि किस तरीके से हमारे जो है घर गांव खाली होते जा रहे हैं, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है रोजगार, जीविकापार्जन के जो माध्यम हैं उनमें कमी होना। और मैं अपने साथियों को, अपने श्रोताओं को ये अनुरोध करूंगा कि हम सबसे पहले जो काम करें वो हुनरमंद बने, हमारे अंदर कौशल विकसित होना आवश्यक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद इसमें से काफ़ी सारे जो युवा हैं, जो श्रोता हैं, वो जानते होंगे। अल्मोड़ा में एक बहन हैं कमला भंडारी, उनका अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच में खतियाड़ी के आसपास और एक घर है, और हम उनके घर एक बार गए। मैं ये एक उदाहरण आपको शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए कि छोटे से प्रयास भी कितने फलदायी हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि वो मौन पालन पर व्यवसाय करती हैं। उनके घर में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां मौन पालन के लिए बॉक्स नहीं रखे हुए हैं। कम से कम उनके घर में 150 से 200 मौन बॉक्स हैं। और आप ये मानिए, मार्केट में जो शहद है, अगर हम प्योर शहद की बात करें, वो करीबन 1000, 1200, 1500 रुपये किलो से शुरू होता है। तो ये एक छोटा सा मॉडल उदाहरण जो हमने देखा, हमारा अनुभव कहता है। तो इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। हमारे साथियों के साथ जो मेरा अनुभव कहता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैं कल भी रामनगर में एक कार्यक्रम में शामिल था, तो वहाँ एक महिला ने बताया कि सर, मैं ना करीबन 40 से 50 किलो का मेरा जो है उत्पादन हो रहा था हफ्ते में मशरूम का, और मैंने गुस्से के मारे ये सब काट पीट के फेंक दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। अब इसमें मैंने गाय पालनी शुरू कर दी है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, मशरूम तो बहुत महंगा बिकता है। बोला सर, मुझे मार्केट करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं कहाँ जाऊं अकेली महिला इस सामान को लेकर के, और ये ऐसा सामान है जो खराब होने वाला है। तो ऐसे कतिपय उदाहरण हैं जहां पर हमें अभी और समझ की आवश्यकता है, और लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, और अपनी स्किल्स को और बेहतर करने की आवश्यकता है, और इसमें सरकार का भी बहुत अहम रोल है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं, सरकार की तमाम सारी योजना है, तमाम सारी, उसमें से कुछ बहुत पर हमारे साथी ने प्रकाश डाला। तो अगर हम ये बात करें कि इसमें थोड़ा सा पहल सरकार को भी करने की जरूरत है, मैं इसी पर एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात। रूफ टॉप योजना एक बहुत बेहतर योजना सरकार ने शुरू करी सोलर पैनल लगाने के लिए, जिसमें तकरीबन 40, 45, 50% तक मुझे लगता है सब्सिडी का प्राविधान भी था। 35% सब्सिडी का मुझे आइडिया है, अभी भी वो प्लान चल रहा है। तो अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि आप सिर्फ सब्सिडी देने के बाद छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। कारण क्या है? आप अगर ये मानते हैं, नीति जो निर्धारक हैं, कि सिर्फ किसी चीज में सब्सिडी देने से वो उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी जैसा आप सोच रहे हैं, शायद इस विचार में थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। तो क्यों न ऐसा हो कि इनकी मेंटरिंग भी की जाए। ये कैसे करना है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको हाथ पकड़ के पापा चलाना सिखाते हैं। तो ये जो कृषि आधारित उद्यमिता है या अन्यत्र उद्यमिता के जो प्रकरण हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर आपको मेंटरशिप की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप अच्छा मेंटर स्थापित कीजिए। आप यकीन मानिए, हमारे लोगों में अपार संभावनाएं हैं, बहुत मेहनत करते हैं पहाड़ के लोग, वो बहुत जल्दी अच्छा आउटपुट देंगे। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोगों को योजनाओं के साथ साथ उनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ना भी सिखाइए, उनकी मेंटरशिप कीजिए। तो तभी शायद हम इस बातचीत पर जो हम चर्चा कर रहे हैं आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी और मनमोहन जी का। बहुत अच्छी चर्चा हुई कृषि उद्यमिता के ऊपर। समय का अभाव था, बहुत सारी और तमाम बातें थी जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते थे।
तो कुल मिला के हमारी आज की चर्चा का जो निष्कर्ष वो ये निकला कि जो कृषि आधारित हमारे उद्योग थे उनमें आज भी प्रचुर मात्रा में उतना ही बल है जो प्राचीन समय में था। कृषि आज भी हमको उतना फलदायी हो सकती है अगर हम उसमें मेहनत करें। युवाओं को भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो कृषि आधारित उद्योग से अपनी जीविकोपार्जन करते थे, कुछ तो बात रही होगी उसमें, कुछ तो बात ऐसी थी जिनके कारण पूरा का पूरा परिवार उसका पालन पोषण हो रहा था। और आज के समय में जो हम आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। और इसके बाद एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि कृषि उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, और इसके आधारित जितने भी उद्योग हैं उनके ऊपर हमको काम करना चाहिए और अपने पहाड़ में रह के वहाँ के हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं, हमारे सीमित संसाधन अगर जिनको हम कहें, उनका उपयोग करके हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि अभी भी कृषि में अपार संभावनाएं हैं। जाते जाते हम मनमोहन सिंह जी से एक उनका अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे कि उद्योग जो हैं हमारे, जो हमारे एक जीविका का साधन बन सकते हैं, किस तरह से युवाओं को इससे जोड़ा जा सकता है, क्या संदेश उनके लिए रहेगा? एक लाइन में अगर वो कुछ कहना चाहें। जी जरूर। तो उद्योग स्थापित करने की जैसे बात करें तो जैसे हमने गाँव में छोटे छोटे स्तर पर जो भी उत्पादन किया, जो भी हमारे पास बचा, उसके बाद हम उसको अच्छे से पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके पूरे गांव का जो भी हमारा उत्पादन है उसे इकट्ठा करके मार्केट कर सकते हैं, एक ब्रांड और एक नाम उसे दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी चर्चा आपने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आकर के की। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, शुक्रिया।